नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। और आज हम आरबीएस 6 क्लास की बुक है, उसका पाठ है 17वां पाठ, उसका अध्ययन करेंगे। उसके कुछ इम्पोर्टेंट्स बिंदु देखेंगे। तो वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, पाठ का क्या नाम है? वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। अब वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा काल? एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक था और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी तक था। वैदिक काल में 6 वेद माने गए हैं। वैदिक साहित्य कितने हैं? वेद भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में ही निहित है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, उनको हम शॉर्ट्स में अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें गायत्री मंत्र का एक मंत्र है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है और ये 2 भाग में है, गद में भी है और पद में भी है, दोनों में लिखा गया है। तो ऋग्वेद में क्या है? सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया है और श्लोकों के बारे में बताया। और ये जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले श्लोक है और मंत्र है, इनको गद्य में और पद में दोनों में लिखा गया है। सामवेद में क्या है कि सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र हैं। देवताओं की जो भी पूजा करने के जो मंत्र है वो सामवेद में है। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए गए हैं वो सामवेद में ही संग्रहित है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से ही हुआ है। इसका कुछ भाग ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि सामवेद में जो संगीत में जो प्रयुक्त स्वर वगैरह है वह सामवेद से ही लिए गए हैं और जो भी यज्ञ में जो मंत्र गाए जाते हैं वह सामवेद में लिखित है। चौथा है अथर्ववेद। इस वेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। वह अथर्व ऋषि था प्राचीन समय में, उसके नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। सामवेद में क्या है? अथर्व ऋषि के नाम पर यह सामवेद पड़ा और इस वेद में चिकित्सा विधि व रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित है। अब 4 वेद के भी भाग हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि वैदिक कालीन सामाजिक जीवन कैसा था। तो मोटी मोटी बात यह है कि संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। शिक्षा में नारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लड़के लड़कियों को दोनों रूप से समान रूप से पढ़ाया जाता था और शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास एवं आचरण की पवित्रता का विकास करना था। तीसरी बात है कि नारी का उत्थान। वैदिक काल में नारियों की स्थिति लगभग पुरुषों के समान ही थी। सभी धार्मिक के जो समारोह होते थे उसमें पुरुषों के साथ भाग लेती थी महिलाओं को बराबर। वैदिक सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं कुछ कि संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ये वैदिक काल का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2018 में भी पूछा गया था ये। और सबसे सामाजिक जीवन की सबसे प्रमुख बात यही है वैदिक काल की कि यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। इसके अलावा नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। जीवन में 16 संस्कार का महत्व था। हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उनका महत्व था।
वासुदेव कुटुंबम की भावना पर चलते थे, सभी विश्व एक परिवार है। और आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में 4 भाग थे। सबसे पहले 0 से 25 तक ब्रह्मचार्य काल, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 संन्यास आश्रम। इस तरह से 4 आश्रम व्यवस्था थी। इसके अलावा संस्कार व्यवस्था से 16 संस्कार प्रचलित थे। ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु वासुदेव कुटुंबम की भावना थी। आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम थे, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये ब्रह्मचार्य आश्रम वगैरह कुछ मैंने आपको भी शॉर्ट्स में बताया था। ब्रह्मचार्य 0 से 25 तक होता है, 25 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहते हैं और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 वाला एज है ये, इसमें विवाह होता है और परिवार को संभालते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में ये परिवार के दायित्व से मुक्त होकर गांव के निकट जंगल में बिताता था, मतलब थोड़ी सी मोह माया त्याग देता था इस आश्रम में। और संन्यास आश्रम में तो ये स्थिति है कि बिल्कुल ही संन्यास धारण कर लेता था, परिवार से दूर हो जाते थे और जीवन के अंतिम समय को शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयास करते थे। वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण में बटा होता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा वैदिककालीन राजनीतिक जीवन, ये राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताया गया है कि कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे। कई ग्रामीणों के समूह को मिलने पर विश्व इकाई बनती, जिसका अधिकारी विश्वपति होता। कई विश्व के समूह को जन कहते नामक जन इकाई होती थी, जिसका अधिकारी क्या कहता, राजन या शासक कहता था। और जनों का राजनीतिक संगठन प्रिय एक जैसा था। यह राजन और उसके कार्य, उसका एक ही कार्य था, अपने जन की रक्षा करना और प्रजा का पालन पोषण करना। वैदिककालीन आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय कृषि था और पशुपालन और व्यापार सहायक व्यवसाय के रूप में थे। कृषि में मुख्यतः जौ, गेहूं, चावल फसलें पैदा, कुएं, नहरों भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल से बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। प्रत्येक गांव में 2 प्रकार की भूमि होती थी, प्रथम उर्वरा, द्वितीय खाल्य। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी, ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। खाल्य भूमि उसे कहते हैं जो बंजर है। खाली भूमि यानी बंजर भूमि, ऐसी भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था, वहां पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। उर्वरा भूमि कृषि योग्य होती थी, उपयोगी, और खाल्य भूमि उपयोगी नहीं होती थी। पशुपालन पर बात करते हैं। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उस समय आर्य लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़े आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय का उनके जीवन में विशेष महत्व था। वैदिक सभ्यता में गाय का विशेष महत्व था। शिल्प पर बात करते हैं। आर्यों में शिल्प कला में बहुत उन्नति की थी। वे कपड़ा अच्छे बनाते थे, चमड़ा रंगने एवं आभूषण बनाने की कला में भी दक्ष थे। बढ़ई लोग हल, बैलगाड़ियाँ, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार का कार्य भी करते थे। इस समय वेद भी थे जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है शिल्प कला में, कि कोई भी कार्य करो उसको हीन भावना से नहीं देखा जाता था और समाज में शिल्पकार का आदरणीय स्थान था। व्यापार पे बात करते हैं।
आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी मार्ग को पणि कहा जाता था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यापारियों को क्या कहा जाता है वैदिक काल में? पणि। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। वेद वेद ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि इन दिनों निष्क का सिक्का भी प्रचलित था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निष्क का सिक्का होता था, उसको क्या कहते थे? स्वर्ण वाला। जो स्वर्ण मुद्रा होती थी वह निष्क कहलाता था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि वैदिक काल में जो निष्क का सिक्का है वह क्या कहलाता था? स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी। उस समय वस्तुएं ऊँटों, छकड़ों या घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। अब जो सब